वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड यू कैन आस्क मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्या है। तो देखिए, जो हमारे स्लिपिंग मार्जिन्स हैं, हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन है, डिक्रीजिंग अमाउंट है हमारे डिफरेंट ब्रांड्स में, या बहुत ज़्यादा कंपनी है, वो कैसे इंटीग्रेट करती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है उसको हम डिफाइन करते हैं एसोसिएशन ऑफ कस्टमर्स और सप्लायर्स है, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी ऑप्टिमाइज कलेक्टिव प्रमोस दिखाते हैं, लाइक क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूशन के, और सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क है सप्लायर्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेलर्स में, जिनके थ्रू जो रॉ मटेरियल है वो एक्वायर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हमारे कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है वो रिकग्नाइज हुआ है सारी पार्टीज़ को, जिसका बेनिफिट्स हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे पड़ता है, हमारी पार्टनरशिप के करेक्टर साइज पे पड़ता है, साथ साथ एक एक्सटेंसिव एंड ओपन कम्युनिकेशन करता है। जो हमारे पार्टनर्स है वो अवेयर हो जाता है हमारी एक्टिविटीज़, जो भी हमारी लेवल होती एक्टिविटीज़ करी जाती है हमारे हर एक चेन के लेवल पे। जो भी हमारा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है, जो सप्लाई चेन के फंक्शंस है, वो भी ऑपरेट हमारे इंटीग्रेटेड मैनर में ऑपरेट किए जाते हैं। जो गोल है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का वो ये कि हाईएस्ट प्रॉफिट करे और रिस्क को रिड्यूस करे हर एक पार्टिसिपेंट का। ट्रेडिशनली अनमैनेज है, मिनिमल मैनेज करा जाता है, पर जो भी करेक्टर साइड है वही फॉलोइंग करे जाते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन से कौन कौन जुड़ा है। देखिए, सबसे पहले कस्टमर को हम एनालाइज करते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम परचेजिंग एंड सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सारा रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं कि भाई हमारे कस्टमर की ऐसी ऐसी नीड्स है, उनकी ऐसी ऐसी वांट्स है, उनकी ऐसी ऐसी सेटिस्फेक्शन है। उसके अकॉर्डिंग हम सप्लायर को रॉ मटेरियल के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल लाते हैं। उसके बाद जो भी हमारा होता है इन्वेंट्री का से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हम वो सारा उसका कंट्रोल करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। उसके बाद डिमांड एंड लीड टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि जो जो जिसकी डिमांड है वो हर लीड टाइम में, मतलब परफेक्ट टाइम पे पूरी करी जाएगी या नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम मटेरियल की मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे पास सारा रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है या नहीं है। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हर वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। अब जो जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उनको हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक पहुँचाते हैं, ताकि जिसकी जो जो डिमांड थी, ताकि उस स्टोरेज पर उस लोकेशन पर पहुँच जाए। उसके बाद हम ऑर्डर फुलफिलमेंट कर देते हैं हमारे कस्टमर के लिए, जो जो उनके ऑर्डर्स थे, जो जो उनकी नीड्स थी, उनको हम सेटिस्फाई कर देते हैं। फिर से स्टार्ट हो जाता है वही कस्टमर को फिर से एनालाइज करना ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और उसको फिर उसका पूरा प्रोसेस लीड करना। ठीक है, जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है कस्टमर और सप्लायर का, वो हमारी विन लूजिंग नेगोशिएशन के लिए होता है। जो भी स्लाइड रिगार्ड होता है वो हमारे बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए और हमारे रिस्क को कम करने के लिए होता है। जो भी हमारा शॉर्ट टर्म फोकस होता है वो पूरा म्यूचुअल लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ही करा जाता है। जो भी हमारे प्राइमरी एम्फेसिस होते हैं ऑन कॉस्ट डिलीवरी के लिए, वो लिटल कंसर्न होता है फॉर हमारे बेनिफिट्स के लिए। हम लिमिटेड कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा लेस इंटरेक्ट करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में, जो हमारे सप्लाई चेन्स के होते हैं। जो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ताकि हम जितना भी ऑप्टिमाइज हम वो यूज़ कर सकें जो हमारे कस्टमर और सप्लायर्स का, ताकि हम काम एक साथ, मतलब वर्क टुगेदर करके इम्प्रूव कर सकें उनके रिलेशनशिप। साथ ही साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो अवेयर होते रहते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो हर लेवल पे करी जाती हैं। अगर हमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को पाना है तो हर एक मेंबर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ आईटी का यूज़ भी करना पड़ेगा, ताकि जो इंटीग्रेशन है वो हम अचीव कर सकें फॉर 4 एरियाज़। हमें आईटी की हेल्प से हमें अपने इंटीग्रेशन के सारे एलिमेंट्स को अचीव करना होगा। वो कौन कौन से, सबसे पहले है हमारा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमंग सप्लाई चेन मेंबर्स। जो भी हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है हमें सारी पार्टीज़ को शेयर करनी पड़ेगी, लाइक डिमांड इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री पोजीशन, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, और जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। जो हमारा बुलविप इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छे से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो भी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है वेरियस स्टॉक होल्डर्स में वो हो जाएगी, और हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे कस्टमर्स का। नाउ
कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग, रिप्लेसमेंट एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उस प्रोसेस को हम कंबाइन करके और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ प्लानिंग करते हैं और कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाता है, हमारा बुलविप इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है, हमारा जो बेटर कैपेसिटी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, और हम ये इंश्योर कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मिली है ना। कोऑर्डिनेटेड वर्क फ्लो प्रोडक्शन ऑपरेशंस, इससे क्या होता है, जो भी हमारे सप्लाई चेन्स के मेंबर है वो एक साथ काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करके करते हैं हर एक एक्टिविटी को, जिसका रिजल्ट आता है हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, हमारी सर्विसेज इंप्रूव हो जाती है, मार्केट में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है और एक बेटर रिस्पॉन्स की हम अपेक्षा कर सकते हैं, मतलब उम्मीद लगा सकते हैं ना। अगर हम न्यू बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो उससे जो हमारी न्यू मार्केट एंट्रीज हैं और जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसका जो इंप्रूवमेंट है वो हमारी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, जिसका रिजल्ट हमें हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होकर मिलेगा, हम अच्छे से कस्टमाइज कर पाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी के, न्यू इनोवेशन के, और हम न्यू मार्केट्स में एंटर कर पाते हैं हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, हमारे न्यू मॉडल्स को यूज़ करके। ठीक है, नाउ फोर्सेस ड्राइविंग इंक्रीज इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेंड्स और फोर्सेस हैं वो हमारे इंटीग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कैसे, जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें डिफरेंट लेवल्स पे काम करना पड़ता है, तो हमें डिफरेंट कॉस्ट लगानी पड़ती है हर एक लेवल पे, जिसकी कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे हम न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डेवलपमेंट लगा के, तो वैसे वैसे जो हमारा ट्रेंड है और जो प्रेफरेंसेस है कस्टमर की वो बहुत जल्दी चेंज होगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है बहुत शॉर्ट टाइम की लगेगी। क्या पता महीने में ही हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चेंज करते जा रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम हो जाती है। जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी वो फास्टर होगी, अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आएंगे, न्यू मॉडल्स आएंगे, न्यू टेक्निक्स आएंगी, न्यू इनोवेशन आएगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट ज़्यादा होती रहेगी, जिससे जो इसकी साइकिल है वो बहुत जल्दी सर्कुलेट होगी। ग्लोबलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, हम जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा हमारे मार्केट एरिया में, मार्केट ट्रेंड्स में, वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन होती रहेगी और हम वो ऑफर करते रहेंगे हमारे कस्टमर्स को। ओवरऑल क्वालिटी, जो हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती रहेगी और हमारी एक बेटर इंटीग्रेशन के साथ, सप्लाई चेन के साथ हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारी कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, रिस्क है, वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, उन्हें हाईली मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या कुछ मेजर्स कॉस्ट लगानी पड़ती है। जो हमारा टाइम है वो हमें मैनेज करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। जो हमारे डिवोटिंग एफर्ट्स हैं हमें एक बेटर कस्टमर को भी कम करने के लिए लगाने पड़ते हैं। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा सप्लाई चेन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर में, वो हमारी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द चेन चलती रहती है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और हमारे जो प्रोडक्शन की स्टॉपेज है उसको रिस्क को कम करती है। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट हमें लगानी ही पड़ती हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, सबसे पहले इंक्रीज इन रेवेन्यू। जो इंटीग्रेटेड सप्लाई है वो अलाउ करता है कंपनी को फोकस करने के लिए जो भी हम अपने रिवाज होते हैं, और वो ऑलवेज चैनल बिजनेस को प्रोनाउंस करता है। इसका इम्पैक्ट हमारे रिवेन्यूज़ पर पड़ता ही पड़ता है, जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं जितना हो सके, जितना पॉसिबल है। और जो हमारा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो प्रायर करता है, स्पेशली फोकस करता है उन एसेट्स पे जो इंप्रूव कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, हमारे मार्केट के शेयर्स को और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। कंट्रोल कॉस्ट, जो भी हमारे इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन में ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल अमंग सब पार्टनर्स हैं, उनको भी कम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हमारे सप्लाई चेन है वो इंश्योर करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, जिसका जो भी अटेंशन है वो यही है कि हमारा डिफ़िकल्ट हो हमें अप्रूव करने के लिए, पास करने के लिए, तो हमारी जो अथॉरिटी है वो ओवरसीन हो जाए थ्रू आउट द प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव एज, विद द फाइनेंशियल एडवांटेज, हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम फाइट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम अपने कॉम्पिटिटिव में फाइट करें और एमर्ज करके जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है वो ईजिली हो जाए। अदर बेनिफिट्स क्या है, कुछ बहुत कम बैरियर्स होते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है हमारे चेंजिंग मार्केट डिमांड्स का, लोअर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत कम रिसाइकिल साइकिल्स के लिए और लोअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, लोअर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं ना। आपको पता अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है ना, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के।
एक्सेसिव रेगुलेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारे सप्लायर्स हैं वो चैलेंजेस पोज करते हैं, तो इसको इंटीग्रल और एक्सटर्नल मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो सप्लायर को ज़रूरी है कि एवरी रेगुलेशन नॉर्म्स लगाना, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो नेसेसरी को कर लेती है और कुछ सम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नीडलेस कॉम्प्लिकेशन, जो हमें ईजिली हमें लीड कर पाते हैं, उन रिसोर्स को हम शेयर कर लेते हैं पर अननेसेसरी वेस्ट भी हो जाते हैं। तो नॉट एवरी सप्लायर नीड्स एवरी सिस्टम, हर एक सप्लायर को हर एक सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, बट एवरी सप्लायर और डिपार्टमेंट को नीड पड़ती है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ वो उस चीज़ को ऑपरेट करे और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करे। ठीक है। नाउ शॉर्टेज ऑफ सप्लायर एंड वेंडर, कई बार शॉर्टेज होती है सप्लायर्स और वेंडर की और हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो वहाँ पे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन सूट नहीं करती उस बिजनेस प्रायोरिटीज़ को। वल्नरेबल टू सिस्टम कोलैप्स, कुछ ऐसे कोलैप्स हमें चेक करने पड़ते हैं, बैलेंसेस करने पड़ते हैं, जिनकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। कई बार एरर आने की वजह से हमारा होल सिस्टम डाउन हो जाता है, इसलिए हमें कोलैबोरेट करने से लैब्स करने से पहले इंस्पेक्शन करनी चाहिए हर एक चीज़ की। ना ये तो था जो आपकी बुक में था, और आपकी बुक से हट के कुछ एक टॉपिक है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैंने दूसरी बुक से निकाला है ये टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंटीग्रेशन का आपके पास क्वेश्चन आते तो ये बहुत कम मटेरियल है आपका, एक 15 मार्क्स से अकॉर्डिंग, तो आपके पास टाइप्स होनी चाहिए और टाइप्स काफ़ी अच्छी हैं और ईजी हैं, तो आप इन्हें कवर अप ज़रूर कर लें। और जो जो मैंने लिखा आप उसे नोट भी कर सकते हैं, मैं वीडियो में एडजस्ट कर देती हूँ। तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दो टाइप्स की होती है, और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर लेती है, जिसको वो सेम लेवल पे ऑपरेट करती है और विद द सेम वैल्यू चेंज। और जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मेन एम क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के साथ ग्रो करते रहे, हर एक कंपनी का एम होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का यूज़ करके ग्रो करना चाहती है। और हमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है विदाउट चेंजिंग एनी बिजनेस मॉडल। अगर कोई चेंज आ रहा है हमारे कस्टमर्स की नीड में, प्रेफरेंसेस में, इनोवेशन में, उनकी बाइंग हैबिट्स में, या फिर उनके कोई ट्रेंड में कोई भी चेंज आ रहा है, तो हम ईजिली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का यूज़ करके और हमारे बिजनेस मॉडल को विदाउट चेंज करके। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के। हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर लेते तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। दो प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी बना रही थी और उन्हें अब उनके दो प्रोडक्ट है एक इंडस्ट्री के, तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे आपके दो अलग अलग कंपनीज में लगते थे अब वो पूरा दोनों कंपनी एक हो गई, तो वो पूरे दोनों पैसे एक ही कंपनी में हो गए, कहीं ना कहीं आपको 10-20 का प्रॉफिट होगा। आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर पास पहले आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते थे और वो अलग है, अब आप दोनों कंपनी मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उनके लिए डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। आपका कॉम्पिटिशन रिड्यूस कर देता है, क्योंकि मान लें अगर आप ए और बी फर्म हो, ए का ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन बी है, अब ए और बी मिल गए तो वो ए बी कंपनी बन गई, तो उनका कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो जाता है एक दूसरे के लिए। तो खासकर एक्सपेंशन, जब आप एक्सपेंशन करते हो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की, तो तब आपके मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कंपनीज के अगर आप अलग अलग शेयर करते हो, मार्केट शेयर करते हो, अब वो दोनों कंपनी मर्ज हो गई हैं, वो एक हो गई है, तो उनके शेयर्स डबल हो गए हैं और 10 गुना हो गए हैं। ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में, बहुत पैसा लगता है, बहुत कॉस्टली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्नओवर भी चाहिए। क्या पता इतने टर्नओवर ना हो दोनों उस कंपनी के पास, तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर भी हाई हो जाता है और कई बार रिस्क रहता है फेलियर का। कई बार क्या होता है कि ए की जो नेगेटिविटी है, जो वीकनेसेस है, वो बी पे भारी पड़ जाए, क्या पता बी की ए पे भारी पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है फेलियर होने का। ठीक है। ये देखिए मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया, सॉरी। ए फर्म है वो बी के पास है और बी वाली सी के पास है। ए ने बी को हायर कर लिया, बी ने सी को, तो वो तीनों कंपनी एक हो गए, तो वो अब हॉरिजॉन्टली काम कर रही है तीनों। ठीक है। नाउ वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्ट्रैटेजी, जो सारे ऑपरेशन और एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जो उनके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का कंट्रोल पाने के लिए हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन।
को, इसमें बोथ रूल अप्लाइड होते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो कंज्यूमर अपनी डिमांड देगा वो हमारे सप्लायर तक जाएगी, और जो सप्लायर प्रोडक्ट देगा वो हमारे कस्टमर तक जाएगा। तो दोनों काम चलते हैं, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले आपका थ्रेट रिमूव कर देता है, क्योंकि ये दोनों रूल अप्लाई करता है। कस्टमर की सारी कंप्लेंट सप्लायर तक जाएंगे, और सप्लायर का जो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास आएगा। ये सब इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी। इसमें स्मूथ एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि हर एक काम जो भी होता है वो हमारे सप्लायर्स भी करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी, हमारे होलसेलर्स भी, हमारे रिटेलर भी। जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो वो बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दोनों रूल अप्लाई होते हैं। वही एग्जांपल आएगा, क्योंकि जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो हमारे सप्लायर तक जाते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल बनाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे आगे कन्वर्ट करता है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। हर हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगी, इन्फॉर्मेशन का शेयर होगा, और वहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि आपको हर एक लेवल पे कोई ना कोई है एडवाइस देने वाला जो आपको बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि कस्टमर टू सप्लायर, सप्लायर टू कस्टमर, तो बहुत सारा पैसा लग जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कॉस्ट लग जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब हर बहुत ज़्यादा, और कुछ कॉम्प्लेक्स भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। कई बार इम्प्लीमेंट तो हम कर लेते हैं, बट कई बार कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती है जो डिफ़िकल्टी फेस करनी, तो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि दोनों काम करते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो हमारी हर एक कंपनी के लिए बहुत फ्लेक्सिबल है, दोनों अपने आप में ढल जाते हैं हर एक कंपनी के लिए। देखिए, जो सप्लायर बी को ए को देगा वही बी सी को देगा, और जो सी देगा वो बी को दे सकता है, और बी ए को देगा। तो ये ऐसे वर्टिकली काम करते हैं, जिस वजह से आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत एक अच्छा था इंटीग्रेशन का भी, वर्टिकल का भी, हॉरिजॉन्टल का भी। तो मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दी हैं, और मैं अब आपको दोनों की पिक्चर शो कर रही हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है। देखिए, मैं एडजस्ट भी कर दूंगी पिक्चर के साथ, ताकि आपको इजी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 4, आई नो थोड़ा सा डिफरेंट था, यूनिक था, बट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में, या किसी लाइन में, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, यू कैन आस्क मी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगी, और मैं इनकी पिक्चर्स भी एडजस्ट कर दूंगी। वैसे मैंने दिखा दिया, बट मैं फिर भी एक बार आपके क्लैरिफिकेशन के लिए पिक्चर एडजस्ट कर दूंगी। आई होप आपको अच्छे से कवर अप हो गए होंगे चैप्टर नंबर 1 to 4। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।